और मैं फिर कह रहा हूं कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन मेरे पास बहुत कम लोग हैं। मैं नहीं जानता कि उनसे कितने लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, लेकिन इस घनघोर अंधेरे में अगर किसी ने डॉट बराबर भी ऐसा काम किया है जिससे मेरी सभ्यता का बोध हो जाएगा, मैं उसका नाम भले ही न लूं, लेकिन बार बार यही कहूंगा कि इस समय वक्त की मांग है कि सत्ता में के शीर्ष पे बैठा हुआ जो योद्धा लड़ रहा है उससे सवाल मत पूछो। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, बड़े लंबे समय के बाद आया है, इसलिए उसके वो काम जो आप नहीं जानते मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा कि मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब शपथ ली प्रधानमंत्री की, सब आप में से बहुत लोगों ने वो देखा होगा, मैंने कहते हैं कि जिस दिन आपके मन में यहां आ जाएगा, आपको उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। मुझे यही नजर आता है। शपथ ली, बताइए पहला काम क्या हुआ? चावल तो सस्ते किए नहीं, ना उसने फीस घटाई। इसलिए जब समाज की देखने की विजन सिर्फ यहीं तक अटक जाए, तब वो ये नहीं समझ पाता कि जिसके लिए हम जिंदा हैं, जिन कारणों से हैं, जिनसे आज तक माना जाता है कि हम किनके वंशज हैं, हम इतने हजारों सालों पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जब उसका गर्व ही आपको नहीं होता, तब आप उस निगाह से नहीं देखते। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जब वो अपने कार्यालय गए तो उन्होंने एक जियो साइन किया। नहीं पता होगा आपको, उसका बैकग्राउंड बताता हूं, तब उस जियो का मतलब समझ में आएगा आपको। ब्रिटिशर्स यहां आए थे, अंग्रेज यहां आए, और अंग्रेजों ने जब पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला तो कहां खोला था पता है आपको? बंगाल में। और उन्होंने जब कॉन्वेंट स्कूल खोला तो हम सरकारी नौकरी पाने के लिए कुरान भी पढ़ने को तैयार हैं, नौकरी मिल जानी चाहिए। तो यह घोषणा हुई कि जो लोग अंग्रेजी जानते होंगे उन्हें सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा। तो पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खुला और आप भर्ती हो गए। अंग्रेज ऐसे ही नहीं आए थे कि टहलने आ रहे थे इधर, उन्होंने कहा अरे यार क्या बढ़िया जगह रुक, ऐसा नहीं था। वो सब सोच समझ के आए थे। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिस पे हम सबको शर्म से मर जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ऊपर लालच की जो बीमारी थी उसने उस भाव को जगने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या पड़ता है, 2 ही जूते तो मार रहा है ये, तो लाइन लगी कि जल्दी पहले हमारे मारो। अगर वैसे कोई कहते तो हम इतनी तेजी से गर्म होते हो पूरा हमें 100 साल का अपना खानदान याद आ जाता है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे आपने कहीं एहसास नहीं किया, जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। राजनेता उस वक्त के दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व थे तब भी, लेकिन आज तो हम कुछ ठहरे हैं, कुछ ज़मीन पे हमारे पैर हैं, कुछ कुछ हमारे मन सा हो रहा है। तब तो सोचते कि आखिर ये हुआ क्या था। और वो आज़ादी के तथाकथित आज़ादी जो झूठी आज़ादी है, जिसकी डेट कहीं नहीं मिलती, न ब्रिटिश आर्काइव में है, न ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, न भारत की पार्लियामेंट में है, न हमारी 3 मूर्ति में है, लेकिन वो चल रहा है। उसके बाद तक ये चलता रहा। किसी को बोध होता है मैं क्या कहने जा रहा हूं? हर लेक्चर में इसीलिए बोलता हूं। उन्होंने एक कानून बनाया, और कानून यह बनाया कि आप सरकारी नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, दरखास्त लेके आएंगे, तो अंग्रेज अफसर आपकी डिग्री को सत्यापित यानी अटेस्ट करेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और आपके पिता का नाम होगा। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? करेक्ट। ये बाद में भी हुआ, 47 के बाद भी हुआ। होता था, हम सब लोग जब कहीं अप्लाई करते थे तो अटेस्ट कराने के लिए किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाते थे कि नहीं जाते थे? अंग्रेजों ने यह शुरू किया
क्योंकि अंग्रेजों आपके परिवार की जो यूनिट की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्होंने वहां हमला किया। अब आपके मन में यह सवाल नहीं आया, आजकल तो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, कि अंग्रेज अफसर जो ये सत्यापित करेगा कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सन ऑफ श्री बलदेव प्रसाद, डेट ऑफ बर्थ, ये अंग्रेज अफसर की मोहर लगने के बाद ये जो कागज है ये ठीक कहलाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर को कैसे पता चला कि मेरे पिता का नाम बलदेव प्रसाद है और मैं उन्हीं की औलाद हूं? कौन से चश्मे से उसने देखा? उसने आपको ह्यूमिलेट किया कि जब तक मैं तुम्हारे बाप का नाम सही नहीं बताऊंगा टेस्ट करके, तब तक तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे बाप कौन है इस ब्रह्मांड में सिर्फ मेरी मां के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन ये हम लाइन में लग गए, ठप्पा लगा दो, अंग्रेज साहब बता दीजिए। वो कहता है कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कर दो, तो शायद हम बाप का नाम भी बदल लेते क्योंकि जल्दी नौकरी मिल जाती है। ये आपकी उस आत्मा पे चोट की जो पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ भारत में है। और आजादी के बाद भी यही चला कि साहब वो जो सरकार के आदमी हैं, मुलाजिम, उनसे सत्यापित करो कि ये आपके जो पिता का नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये अंग्रेज सत्यापित करेगा। फिर भारत द्वारा छोड़े गए कुछ अंग्रेज जो आजकल आईएएस की फॉर्म में है, वो सत्यापित करते हैं। 3-3 दिन तक आप घूमते रहते हैं कि यार वो आईएएस नहीं मिल रहा, यार वो सत्यापित करेगा तभी ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ये कितनी बड़ी आपके संस्कारों पर चोट थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शपथ लेने के बाद पहला गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि आज से भारत का बच्चा अपने आप सत्यापित करेगा कि मेरी मां कौन है और मेरा बाप कौन है। यह बात मैंने वही कहा, यह कोई देशों का युद्ध नहीं है, यह मंदिर मस्जिद का युद्ध नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल पुरानी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का युद्ध है। जो इसके साथ खड़ा है वही भारतीय है, जो इसके खिलाफ है वो विदेशी है। इसलिए राम मंदिर का बनना सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर भी मेरी सांस्कृतिक विरासत का, मेरी आस्थाओं के, परंपराओं के पुनर्स्थापना का हिस्सा है। और मैं जब यह बात कहता हूं, तब भी 10 साल से यह बात कहता था कि अगर राम मंदिर की पुनर्स्थापना मेरी पहचान का हिस्सा है, मेरी संस्कृति की पुनर्स्थापना का हिस्सा है, तो पूरी दुनिया, जब विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, जब कैम्ब्रिज नहीं था, ऑक्सफोर्ड नहीं था, तब पूरी दुनिया को हमने पहला विश्वविद्यालय दिया, नालंदा। इसलिए हमारी ये मांग थी राम मंदिर बने। वो 42,000 मंदिर जो आताताइयों ने सिर्फ इसलिए तोड़े कि उनको आपकी जड़ों पे चोट करनी थी, वो 42 के 42,000 जब तक स्थापित नहीं होते, ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा और चलना चाहिए। ये कोई इसलिए नहीं है कि आज हम हैं तो भाई अब हमें कंप्रोमाइज करके चले जाते हैं कि नहीं नहीं अब हमें 2 नहीं 3 नहीं। ये किसी का युद्ध नहीं है, ये भारत का युद्ध है, ये सनातनियों का युद्ध है। इसलिए हमने तब भी ये मांग की थी कि अगर इस सभ्यताओं के इतिहास के पुनर्स्थापना का युद्ध है तो नालंदा का भी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। इसलिए नालंदा बनवाई गई है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। इसलिए भारत की सनातन संस्कृति के, आस्थाओं के, मान्यताओं के जितने भी केंद्र हैं, हम रहें ना रहें ये महत्व नहीं है। हमें ये ख्वाहिश नहीं है कि सब कुछ हमारे सामने हो जाए। 500 साल पहले जो लोग युद्ध लड़ रहे थे, 1992 में बहुत सारे लोग थे, वो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस युद्ध में अपनी भूमिका तय की और उतना करके गए जितना वो कर सकते थे। अगर वो न करके जाते, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो इस पे फैसला कभी नहीं आता। तो जो 6 दिसंबर में जिसने गोली खाई है, जिसने अपने प्राण दिए हैं, जिसने मां ने अपना बेटा खोया,
मैं बार बार ये बात इसलिए नहीं कहता हूं, इतिहास की किताबें इसलिए पढ़ाई जाती हैं, इतिहास में मूर्तियां इसलिए लगवाई जाती हैं ताकि वर्तमान अपने अतीत को देख सके कि हम कौन थे। फैशन के लिए नहीं लगती है। इसलिए ये मेरी मांग है, मैं ये ऐसा करता रहता हूं, मैं अपनी बात कहता रहता हूं, कभी ना कभी तो सुनेगा, काफी सुन ली है, ये भी सुन लेगा। मुझे ये विश्वास है जहां राम मंदिर बना है उसी अयोध्या के अंदर एक इंडिया गेट जैसा गेट बने और 500 साल में जिसने भी सनातनी हिंदुओं की हत्या या मर्डर हुआ है उनका नाम अंकित किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि यह कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बना है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है। 100 साल के बाद सब कुछ चला जाएगा, वही रहेगा। जैसे ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट की क्या पहचान थी भाई? ये क्यों बनवाया गया था? उसका नाम इंडिया गेट था। इंडिया गेट में ब्रिटिश सेना के लिए जो लोग लड़े, जिसमें भारतीय थे, उनके नाम खुदे हुए हैं। तो ब्रिटिश सेना भारत के लिए तो नहीं लड़ रही थी ना, लेकिन इंडिया गेट जाना है। और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह थी कि इंडिया गेट पे किसकी मूर्ति लगी थी? बताइए। दिल्ली गए होंगे आप लोग तो बहुत बार। नहीं, देखिए, यही मैं कह रहा हूं, इंडिया गेट के ऊपर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। हमें क्या फर्क पड़ता है? आलू सस्ते मिल रहे हैं ना, क्या करना है यार, किसी की लगा दो। इससे क्या हमारा पेट भरता है? इससे हमें क्या लेना देना? ये एटीट्यूड है हमारा। लेकिन आपके किसी योद्धा ने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया, तब वहां से जॉर्ज पंजम, जो रिश्तेदार थे हमारे प्रधानमंत्री के, उनकी मूर्ति हटाई, लेकिन दबाव में हटाई। और वो मूर्ति दिल्ली का एक कैरोना पार्क है, सबसे बड़ा, वो वहां जीवित लगे हुए हैं अभी भी। लेकिन जब वो हटी तो एक मूवमेंट चला और राजनारायण नाम के एक हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, वो पहुंच गए मूर्ति तोड़ने के लिए। फिर वो मूर्ति हट गई। तो कुछ लोगों ने व्यक्ति की भक्ति करने के लिए कहा यहां गांधी की मूर्ति लगा दो। अरे इस मूर्ति ने बड़ा नुकसान करा है भाई, कहीं तो बख्श दो यार। ठीक है यार, मेरे संस्कार हैं कि बड़ों के बारे में अशब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मेरा यह भी संस्कार है कि बड़ों ने अगर कोई गलती की है तो भाषा की मर्यादा के साथ उनके सम्मान में अपमान न करते हुए अपनी बात जरूर कहें। वो वहां पहुंच गए और क्या फैशन था, ये सब मेरी देखी हुई बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। कहा उनकी लगनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी जिसमें चाटुकार ज्यादा हैं वो पहुंचे और पहले से तैयारी थी उनकी। वो जो पिताजी हैं हमारे, उनको रख दिया और फिर कहा ये तो बड़ी बन गई। अरे ये तो पिताजी की आई नहीं रही, इसमें पूरा खेल देखिए। उन्होंने बनाई और कहा ये तो बड़ी बन गई, ये तो आ ही नहीं रहे इसमें। अरे वो देश में नहीं आ रहे, इसमें क्या आएंगे यार। तो फौरन एक लाया झोले से, बोला अब लग तो नहीं, यहां इंदिरा जी की लगा दो। राजनारायण पागल हो गए, उनका किसी की नहीं लगेगी, खाली पड़ी रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चांस मिलेगा, ये चांस है, अपनी भूमिका निभाइए और चले जाइए। किसके क्या मिलेगा, किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तो इस बात से खुश हूं, बहुत हद तक संतुष्ट हूं। न हमने आजादी का युद्ध देखा, न बंटवारा देखा, लेकिन अपने इस शरीर के साथ इस छोटी सी नौकरी समाप्त करने के बाद हमने भारत की पुनर्स्थापना के कुछ बड़े वाक्य जिंदा होते हुए देखे हैं। यह भाव ही करोड़ों एमपी बनने से बेहतर है।
एक साथी, युवा साथी अखबार में नौकरी कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी और एक मुहिम चलाई कि आखिर दो चरित्र आपके सामने थे, हम इतने योद्धा थे, हमने ये किया वो किया। एक योद्धा ने ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता यहां थी, बड़ी ताकतवर थी, उस ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सीमित संसाधनों से नौटंकी नहीं की उसने। कभी तकिए से खेल रहे हैं, कभी गुब्बारे उड़ा रहे हैं, ऐसी नौटंकी नहीं की। एक बहादुर आदमी ने अपने कन्विक्शन से एक एजेंडा शुरू किया, उससे प्रेरणा मिली है, मैं इसलिए कह रहा हूं। और उस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य के रहते हुए 21 अक्टूबर 1943 को जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। ब्रिटिश साम्राज्य को यह नागवार गुजरा कि उन्होंने कहा हमने इतने पालतू पाले थे, ये कैसे हो गया। उस आजादी का, उस चैप्टर का जिक्र भारत की किसी इतिहास की किताब में नहीं है, और यह कोई 5000 साल पुरानी घटना नहीं है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा है कि अगर आप ईमानदार हैं, ये मुझे वो ताकत देती हैं घटनाएं जिससे लगता है कि सिर्फ जलगांव ही नहीं, अगर गली गली में भी मुझे जाना पड़े और मेरा शरीर इजाजत दे तो मैं यही करूंगा। वो आदमी चला गया, उसके परिवार का ना कोई है, ना कोई जाति के नाम पे बहुत बड़ी कोई भीड़ है उसके पास, लोनली। इतनी रिसर्च की है अनुजधर साहब ने, और ऐसे ही मंचों से बोल रहे थे। एक दिन कर्तव्य मार्ग से एक फोन आया कि मिलना चाहते हैं। अनुजधर एक ही काम के लिए उनके पास गया कि आप जो सुभाष चंद्र बोस से जितने भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने क्लासिफाइड कर रखा है पिछली सरकारों ने, आप उनको डीक्लासिफाई कर दीजिए। उनके बात करने का अंदाज अलग है। वो मिले, बात सुनी और हाथ जोड़ के वापस। कुछ कह रहा? नहीं, कोई बात। मैं बीच बीच में पानी पीऊंगा तो लोग कहेंगे पानी पी पी के दे रहा है, तो पानी पीने से बचता हूं मैं थोड़ा। तो वो जब मिले उनसे, ये थोड़ा मुझे है प्रॉब्लम, तो उन्होंने कागज लिए, बात सुनी और थैंक यू वेरी मच कह दिया। जब उन्होंने हमको बताया, मैंने कहा हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है, उसको भी समय दो। 50-70 साल निकल गए तो 2-4 दिन में कौन सी मुसीबत आई जा रही है। एक दिन, 1 महीने बाद एक जगह घोषणा हुई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सुभाष चंद्र बोस के जितने क्लासिफाइड पेपर थे, आज से उनको डीक्लासिफाई किया जाता है। इस देश का हर बच्चा बुजुर्ग कहीं भी उन कागजों की मांग करेगा, जाके देख ले और पढ़ ले। तो कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, कुछ काम करना हो तो पहले रायता फैला देना चाहिए। तो रायता फैला दिया उसने कि भाई सब देखो। बहस हुई, बहस में कुछ रखा नहीं था, कुछ लोग बेनकाब हो गए, कुछ लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और फिर यकायक, मुझे याद है आज भी, मैं इंदौर के फंक्शन में था, मेरे एक साथी का फोन गया, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं इंदौर में हूं यार। बोले किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। मैंने कहा मुझे तो शपथ लेनी नहीं है। बोले नहीं तुम पहुंचो, क्योंकि मुझे समय नहीं पता था उस वक्त, मैं ऐसे ही माइक पे था, मैंने जाके साइड में बात की।
और मैंने अपने साथियों से कहा कि जो भी इमीडिएट फ़्लाइट हो वो मुझे कर दो यार। तो उन्होंने कहा लेट नाइट की एक फ़्लाइट है। मैंने अपना भाषण ख़त्म किया, एक नेक्स्ट प्रोग्राम था, उनसे माफ़ी मांगी और मैं वापस दिल्ली गया। और दिल्ली में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि इंडिया गेट पर 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगेगी। अब 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ की पूरी चट्टान दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंच करके आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो मूर्ति कहां तैयार हो रही थी। उसे मालूम है कि छुपा के रखना है। जब लगी तो आधे लोग शब्द उनकी समझ में क्या कहें, रोएं या हंसें। मूर्ति लग गई और गाजे बाजे के साथ लग गई। और फिर उसने घोषणा की कि जो हमारे यहां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी से शुरू होता है उसकी तैयारी 24 जनवरी से होती थी। तो टेक्निकली सरकारी फंक्शन 24 जनवरी से शुरू होता था। उसने कहा आज से घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी की तैयारी 23 जनवरी से होगी। आधे देश को पता ही नहीं चला कि 23 क्यों बोला है। 23 को ही सुभाष का जन्मदिन है।